लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से इस प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज हम बात करेंगे श्री मदन गोपाल अरोरा जी से। आप 90 प्लस हैं जहाँ तक उम्र का सवाल है, और इस प्लेलिस्ट में हम बात उन लोगों से करते हैं जो सब 80 की एज क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी एक्टिव हैं। आज आपका स्वागत है इस प्लेलिस्ट के लिए अरोरा जी। और बुक पब्लिशिंग में, बुक ट्रेड में, विशेष रूप से जो लॉ से संबंधित हैं उसमें आपने पूरे देश में और देश के बाहर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। बुक सेल्स की शुरुआत में एक्टिवली आप खुद सप्लाई करते थे, बुक्स कस्टमर्स से मिलते थे, और वहाँ से इतनी बड़ी मंजिल कि यूनिवर्सल पब्लिशिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम हुआ, अब दूसरे नाम से उसी काम में लगे हुए हैं। तो इस सब के आप सूत्रधार रहे, बिजनेस को आपने अपने बलबूते पर इतना आगे बढ़ाया। उन सब के बारे में और भी बातों के विषय के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा देश के बंटवारे का वक्त, क्योंकि आप उस समय जब बंटवारा हुआ था तब जहाँ पाकिस्तान है वहाँ से अमृतसर होते हुए और आपका सफ़र आगे कानपुर, अम्बाला पहुँचा, इलाहाबाद। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देश का विभाजन जी 1947 में हुआ। जी बड़ा पेनफुल पीरियड था वो, जो हमने अपनी आंखों से देखा। जी लाखों लोगों की हत्या हुई, लाखों परिवार अपना घर छोड़ के, जन्मभूमि को छोड़ के, उनको एक दूसरे देश के दूसरे पार्ट में जाना पड़ा। पार्ट में वो एक विभाजन का मतलब वो एक पाकिस्तान बन गया, और हमें ये ऑर्डर हुआ कि आपने अब यहाँ पर परिवार के साथ आप यहाँ से चले जाइए। तो नेचुरली हम लोग एक रेफ्यूजीज कैंप थे, तो रेफ्यूजीज कैंपों के अंदर हमें रहना पड़ा। एक तो कैंप लास्ट में लगा वहाँ डीएवी कॉलेज लाहौर, डीएवी कॉलेज लाहौर। तो वहाँ पर मेरे परिवार में जब हम चले थे तो मेरे ग्रैंडफादर थे जी, और मेरे फादर थे जी, मेरी मदर थी जी, मेरी एक सिस्टर थी जी, और मैं था। ये उस गांव से, और ऐसे रिमोट गांव के अंदर मैं पैदा हुआ जी, कि हमने 14 साल की एज में रेलवे ट्रेन को देखा। पहली बार मैं ना देखा? पहला सफर ये जो आप है, सही कह रहे हैं। ये बहुत आपकी एक शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मैसेंजर ऑफ लीगल नॉलेज। इस किताब में अरोरा जी ने उस समय का बहुत अच्छा विवरण दिया है, एक खाका खींचा है। और ये यूनिवर्सल ने ये किताब यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग ने इसको छापी है, अवेलेबल है। 495 रुपये इस किताब की कीमत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये किताब ज़रूर देखें। तो इसमें आपने ये लिखा है कि उस वक्त आप 8वें दर्जे में थे और पहली बार आपने ट्रेन देखी थी जी। अब मैं विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अमृतसर के पास बॉर्डर क्रॉस किया, सबसे पहले हिंदुस्तान में, उसके अमृतसर के बाद आप कहाँ पहुँचे और इलाहाबाद कैसे पहुँचे? जिस वक्त हम अमृतसर आए जी, तो फैक्ट ये है कि लाहौर में जब हम लोग ट्रेन पे चढ़े
तो ट्रेन के अंदर सारी ट्रेन में ब्लड खून के धब्बे थे जी और ट्रेन के अंदर बैठने का स्थान नहीं था। जी। हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के आए, छत के ऊपर? छत के ऊपर से, जी। और अमृतसर पहुंचे। जी। जैसे हम लोग अमृतसर गए तो वहाँ बहुत से संघ के कार्यकर्ता, आरएसएस के, वो सेवा में लगे हुए थे, लोगों को उनका इंतज़ाम करना, जी हाँ। उनके रहने के लिए कुछ खाना, कपड़े लत्ते। हाँ, जी हाँ। वहाँ पर कैंप लगे हुए थे। जी तो हमने उनको देखा कि जी भाई ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल सेल्फलेस लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी। तो ये हमारे दिमाग के ऊपर थोड़ा उसका असर पड़ा। बहरहाल हम अम्बाला कैंट में आए। जी। और अम्बाला कैंट के बाद अल्टीमेटली मैंने अपनी जो बुक ट्रेड के अंदर जो रेगुलर सर्विस है जी वो मैंने वहाँ पर एक सेंट्रल लॉ एजेंसी के नाम से एक पब्लिशिंग कंपनी थी जहाँ जिसको मैंने ज्वाइन किया। वो शायद इसलिए भी क्योंकि अम्बाला में भी आपने सिविल मिलिट्री का जो किताब थी उनकी सप्लाई किया, तो आप किताबों से जुड़ चुके थे। हाँ, किताबों के साथ रिश्ता तो मेरा जी हो चुका था। वहीं से हो चुका था जी। अम्बाला कैंट से। तो जब इलाहाबाद में मैंने सर्विस ज्वाइन की जी तो वो कानून की किताबों में, लॉ बुक्स के अंदर जी उनकी स्पेशलाइजेशन थी। तो लॉ के स्टूडेंट वो हमारी शॉप पे आया करते थे। तो वहाँ आपने सेल्समैन का काम शुरू किया? हाँ, आप काउंटर पर किताबें दिखाते थे? मेरा सारा काम ऐसा था। जी। छोटे स्केल के पब्लिशिंग हाउस था। जी। तो सवेरे जैसे दुकान खोलनी, जी। दुकान की डस्टिंग करनी, जी। फिर बुक्स वगैरह वहाँ पर लगानी, हाँ। और फिर कस्टमर आए तो कस्टमरों को अटेंड करना। जी हाँ। सारा टाइप का काम हम जी करते थे। तो जो स्टूडेंट जी हमारी बुक शॉप पे आते थे जी उसके अंदर 3-4 स्टूडेंट बड़े रेगुलर आते थे। अच्छा। जिनको बहुत शौक था किताबों का, जिनसे आप कांटेक्ट वो हाँ, वो आपके कांटेक्ट में आए? तो जैसे रंगनाथ मिश्रा है जी। उस वक्त उन्होंने एलएलएम कर रहे थे। जी। एलएलएम कर रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी। तो वो दुकान पे आते थे, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जी। जगदीश शरण, जी। जिसको बाद में हम अब J.S. वर्मा कहते हैं, जस्टिस वर्मा, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये भी उनमें थे जो आपके पास जी, उस समय संपर्क में आए? उस वक्त संपर्क में आए। जी। तीसरे वो सुभाष कश्यप थे। जी। सुभाष कश्यप बाद में हमारे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। हाँ, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल रहे कई साल लगातार, और आज भी वो बहुत एक्टिव तो है। इन लोगों से आपका रिश्ता इतना पुराना है? इतना पुराना रिश्ता और इतना रेगुलर रहा जी कि राइट फ्रॉम देयर स्टूडेंट टाइम जी और टिल द एंड ऑफ देयर एज जी वो मेरे संपर्क के अंदर रहे। यहाँ पर आप ये भी जरा बताएं कि जो वहाँ पर आप इस तरह से बुक पब्लिशिंग और बुक ट्रेड से ज़्यादा ताल्लुक़ था, तो न केवल आप वहाँ काउंटर पर किताबें देखते थे, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दूर के शहरों में जा कर के किताबों को बेचना, वहाँ पर जो कचहरी हैं और अदालत में। वास्तव में मेरा काम भी यही था जी कि मैंने सारे भारतवर्ष में जी ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट जी मैंने देखा हुआ है। ओके। और मेरा एक स्वभाव था कि जब मैं जिस भी जगह जाता था तो सबसे पहले मैं पूछता था यहाँ संघ की शाखा कहाँ लगती है। जी।
तो उसके लिए आप में उत्सुकता थी। तो संघ से अभी अरोरा जी हम अगले सवाल में करेंगे, अभी पहले जरा किताब के बारे में हम रुकेंगे जी। तो किताब में आपने ये भी एक बार बताया कि अक्सर कचहरी में आप जाते थे तो वहाँ पर टेबल वगैरह नहीं मिलती थी, तो आपको अच्छा नहीं लगता था कि किताबें आप ज़मीन पर रखें जिससे लोग आकर के देखें, तो किसी तरह से आप कुछ चादर वगैरह ले करके और उसके ऊपर किताबें डिस्प्ले करते थे। आमतौर पे जिस भी कोर्ट में मैं जाता था जी तो वहाँ बार एसोसिएशन होती थी जी। तो बार एसोसिएशन के अंदर जो एक बहुत बड़ा मेज़ होता था जी। उस पे मैं किताबें सारे डिस्प्ले कर देता था जी और सारे एडवोकेट्स को बुलाता था जी। वहाँ वो देखते थे, उनको किताबें जी, दिखाई जी। जाती थी। तो उस मतलब पुस्तक ने मुझे सारे हिंदुस्तान के वकीलों से किताब नहीं मिलाया। हाँ वो एक रिश्ता शुरू हुआ जी। जो बाद तक कायम रहा। जी, ये बहुत जी। इंटरेस्टिंग बात आपने बताई और यहीं पर मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने बता तो दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप संपर्क में आए जबकि आप वहाँ पहुँचे और आपने देखा कि खाने पीने, कपड़े और रुकने की व्यवस्था वो कर रहे थे। और इस किताब में आपने जिक्र किया कि जब आप दिल्ली आए तो वो भी उस समय आपको आरएसएस का कनेक्शन यहाँ हेल्पफुल हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप इलाहाबाद में रेगुलरली वहाँ पर शाखा में जाते थे तो कौन कौन लोग थे जो बाद तक जिनको आपको पता रहा और वो आरएसएस में ऊंचे पहुँचे, जिनके आप संपर्क में आए? जी जी। तो वहाँ पर जो संघ की शाखा थी जी तो प्रातःकाल जी 5 बजे के करीब हम संघ की शाखा पे जाया करते थे। जी। चांस की बात है कि जहाँ पर शाखा लगती थी जी। उसके सामने ही संघ का कार्यालय था। अच्छा। और उस संघ के कार्यालय में जी जितने भी ऊंचे अधिकारी जी संघ के, वो रात्रि को वहीं पर ही आके रुकते थे उसी कार्यालय में। कुछ नाम याद हैं, बताना चाहेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ। जी तो उस कार्यालय में जब रुकते थे जी तो उनका काम क्या होता था कि प्रातःकाल उठ के जी सबसे पहले वो ध्वज को प्रणाम करते थे। वो जो जो संघ की शाखा में ध्वज लगा होता था जी। और जो मुख्य शिक्षक होता था जी। उसको प्रणाम करते थे। और मुख्य और शिक्षक आप थे? मैं मुख्य शिक्षक था उस शाखा का। जी उस शाखा में मैंने अपनी शाखा पे जी मुझे प्रणाम करने के लिए जी। अटल बिहारी वाजपेयी को देखा। अरे वाह। मैंने उसी शाखा पे जी दीनदयाल उपाध्याय को देखा। जी मैंने उसी शाखा में जी अपना देशमुख, नानाजी देशमुख जी वो शाखा में आए, उनको देखा। वो क्योंकि रात को वहाँ रुकते थे, जी सवेरे उठ के उन्होंने शाखा पे आना होता था और शाखा पे जी आके वो मुख्य शिक्षक को प्रणाम करके फिर वापस जाते थे। ये बहुत उल्लेखनीय बात है। और ये जो नाम आपने बताए, ये न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाद में जब भारतीय जनसंघ बनी तो उसके भी ये प्रमुख कार्यकर्ता थे। और यहाँ पर हम पहले वीडियो के अंत में आते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अरोरा जी से आरएसएस के बारे में और फिर किस तरह से उनका लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलना हुआ, जो कि अपने आप में बहुत रोचक बात है। धन्यवाद।